Good evening, class. Good evening, Evening, sir. sir. Good evening, Evening, sir. sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good Uh, evening, sir. Good evening. ठीक है, कुछ दिक्कतें आ रही थी आप लोगों को आज पेमेंट करने में। ठीक है, वो शायद कल रिसोल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो वो कल सारी दिक्कतों को हम लोग जो भी मेरा तो वेबसाइट चेक से पेमेंट कट भी गया सर। चेक का पेमेंट जो हाँ, था वो वापस आ कट। जाएगा, वो वापस आ जाएगा। कोई नहीं सर, कोई नहीं। हाँ, वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो उस पे आप लोग जब वो लिंक आप लोगों का वर्किंग पोजीशन में आ जाए, आप लोग चेक करते रहिए, तो वो आप उसका पेमेंट कर दीजिए। वो काम हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं कि थोड़ा सा ऑनलाइन में इश्यूज आ रहे थे, इसलिए हो गई प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसके आगे की बात करते हैं कि जैसे अभी कुछ कैंडिडेट्स की हाँ, भानु प्रताप आ गए हैं अभी कुछ। Yes, sir. हाँ हाँ, कुछ लोगों की मेरे पास कॉल्स आई। वो पूछ रहे थे कि जो जैसे कि मैम ने डाला है उस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे कि दो लिस्ट बनाई गई हैं, तो वो क्या है और समझ में नहीं आ रहा है ना। ऐसी किसी और को भी प्रॉब्लम आ रही है? ये सबको क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ फिर भी आप लोगों को एक शॉर्ट में। दो टाइप के चीज़ें हुई हैं आप लोगों के साथ में, आप लोगों को खुद भी पता होना चाहिए। जब कोई कैंडिडेट कोर्स वर्क में उसका रिजल्ट फेल कर दिया गया है, फेल दिखा रहा है रिजल्ट में, तो चीज़ें डिफरेंट हैं। या तो वो इंटरनल असेसमेंट की वजह से फेल है या एक्सटर्नल की वजह से फेल है, या फिर दोनों में ही उसके मार्क्स कम थे, दोनों की वजह से फेल है। ठीक, ये चीज़ें सबके दिमाग में आती हैं। लेकिन क्योंकि इंटीग्रेट करके हम लोग 55% ले रहे हैं, तो जिसका 55% नहीं बन पा रहा इंटरनल और एक्सटर्नल, वो फेल कर दिया गया। ठीक है, उसका रिजल्ट फेल करके आ रहा है। लेकिन उसमें एक कैटेगरी ऐसी है जो अटेंडेंस शॉर्ट की वजह से उनका इंटरनल असेसमेंट खराब हुआ है। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अटेंडेंस की वजह से सेंटर से उनको रोक दिया गया है। ठीक, तो लिस्ट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने शुरू में भी बताया था, स्टेप बाय स्टेप चलिए। इंटरनल असेसमेंट, अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों को एक्सटर्नल देना है या इंटरनल देना है। बिल्कुल दोनों चीज़ें देनी है, ये मैंने क्लियर कर दिया था। पहले बोला था लेकिन फिर दोबारा क्लियर कर दिया था मैंने ये चीज़। फिर अब लोगों की दिक्कत ये है कि इंटरनल असेसमेंट अगर हम लोगों का देना भी है तो हम लोगों के लिए अटेंडेंस मैंडेटरी है या नहीं है। अरे भाई, अटेंडेंस मैंडेटरी का मतलब ये है कि यूजीसी की जो रेगुलेशन है उसको आप जब तक फुलफिल नहीं करेंगे अटेंडेंस में, तब तक आप फाइनल एग्जाम में, मतलब जो एक्सटर्नल एग्जाम जिसको हम लोग कह रहे हैं, उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो इसलिए दो लिस्ट बनाई गई हैं, लेकिन उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस आपकी प्रक्रिया यहीं से चलती हुई जाएगी कि आप लोग इंटरनल असेसमेंट पूरा करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट सारे मार्क्स उनके वही जुड़ेंगे। भानु जी अपना साउंड बंद करिए आप। सर कोई भानु साउंड आने की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, सभी लोग अपने म्यूट कर लिया करिए, क्योंकि आप सभी लोगों से ये चीज़ें कहनी बार बार सही नहीं लगती। हाँ, तो दूसरी चीज़ क्या है कि अब यहाँ पे चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि स्टूडेंट्स के मन में ये आ रहा है कि हम लोगों को अटेंडेंस देनी है या नहीं देनी। अरे, जब इंटरनल असेसमेंट का एक पार्ट है अटेंडेंस, तो आप लोग दीजिए ना। आप, वो तो उन लोगों के लिए एक लिस्ट बनाई गई है कि ये पर्टिकुलर इस अटेंडेंस शॉर्ट की वजह से रोके गए हैं, तो आप उस चीज़ को क्यों छोड़ रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं इसमें भी थोड़ी सी छोटी छोटी कैटेगरी बन जाए कि अटेंडेंस जिनकी पूरी है वो क्लास ना लें, जो जिनकी अधूरी है वो क्लास लें, वो सिर्फ असाइनमेंट जमा करें। इस टाइप की चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपसे, मैंने शुरू में भी कहा, निश्चिंत रहिए। इंटरनल असेसमेंट मतलब इंटरनल वर्ड को हाईलाइट करिए, इंटरनल। ठीक है, तो वो चीज़ें जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको उस चीज़ को मैनेज करेंगे। लेकिन आपकी टाइम पर असाइनमेंट आना, आपका अटेंडेंस देना, ये आपकी जिम्मेदारी है।
बाकी चीजें वो किस तरीके से मैनेज करेंगे वो आपको करेंगे ना, वो उसी के लिए तो ये सारी चीजें चल रही हैं दोबारा। अगर वो मैनेज ही नहीं करनी होती तो 1 महीने का कोर्स पर कहाँ चलाया जाता है, कहीं नहीं चलाया जाता, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं चलाया जाता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी अंडरस्टूड हैं और ये सारी चीजों पे इतना ज्यादा क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अपनी अटेंडेंस पूरी रखिए, जिसकी वजह से रोक दिए जाते हैं कैंडिडेट या रोके गए हैं पिछले एग्जाम में। दूसरी चीज, असाइनमेंट टाइम पे जमा करिए, अच्छे से जमा करने की कोशिश करिए आप, क्योंकि एक ही असाइनमेंट मिल रहा है, वो भी आप लोगों को ऑनलाइन, आप लोगों को घर बैठे बैठे अपना मेल करना है, और विद ड्यू डेट, मतलब जो डेट दे रखी है उससे पहले ही जमा कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, तीसरी चीज क्या आती है, एक छोटा सा टेस्ट लेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, आपके इंटरनल असेसमेंट में, क्योंकि एक मिड टर्म का एक टेस्ट होता है आप लोगों का, जो कि यूजीसी की भी गाइडलाइन है और यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस भी कहता है। तो वो हम लोग गूगल फॉर्म के थ्रू ले लेंगे, 10-15 क्वेश्चन होंगे उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, आप लोग उसे फिल करके सबमिट कर देना, तो वो हमारे पास एक वो भी आ जाएगा। तो 3 चीजें हो जाएंगी, एक आपकी अटेंडेंस, आपका असाइनमेंट, और आपका वो जो टेस्ट होगा उसका गूगल फॉर्म के थ्रू ऑनलाइन। इस 3 के बेसिस पे हम लोग इंटरनल मार्क्स आपको दे देंगे। एक्सटर्नल की बात फिर आएगी जुलाई में। ठीक है, वो आपका जैसे जैसे होगा वो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, उसमें तो आप लोग सब लोग एक बार परिचित हैं सभी लोग कि एक्सटर्नल होता कैसे है। बाकी उससे पहले सारी गाइडलाइन दे दी जाएगी आपको कि अगर उसमें कोई थोड़ा बहुत भी चेंजेस है तो हम लोग आपको पहले बता देंगे, आप लोगों को टेंशन लेने सर की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, बताइए। सर प्लीज इंटरनल एग्जाम का एक बार फिर से बता दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं सुन नहीं पाई पूरा। इंटरनल एग्जाम में आपकी 3 चीजें होती हैं, एक आपकी अटेंडेंस होती है, आपका असाइनमेंट होता है, और एक आपका टेस्ट होता है, जिसको इसमें आपके फ्रंट पेज पे भी दिया हुआ है सिलेबस के। ठीक है, तो वो चीजें आपको तीनों करनी है। उसके लिए क्या करना है, अटेंडेंस के लिए आप लोग यहाँ पे आ ही रहे हैं। दूसरी चीज, असाइनमेंट टाइम पे जमा कर दीजिए, जितना कोशिश हो उतना अच्छे से बना के जमा करिए। और क्या कर सकते हैं, तीसरा एक एग्जाम होगा, वो एग्जाम अभी लास्ट वीक में, जून के लास्ट वीक में ऑनलाइन एक गूगल फॉर्म के थ्रू हम लोग कंडक्ट कराएंगे। उसमें आपके ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको टिक मार करके सबमिट करना है उसको। ठीक है। सर उसमें उसमें जो होगा, सर उसमें जो सिलेबस होगा वो 50% ही आएगा, जैसे मिड सेमेस्टर में आ रहा था लास्ट टाइम। हाँ, जितना आपको क्लासेस में पढ़ाया गया है उतना। तो इसके अलावा जो कंप्यूटर वगैरह ये सब तो नहीं उसमें इंक्लूड होगा ना? नहीं। ठीक है, थैंक जितना यू सर। आप उस समय तक हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ और आप लोग उस चीज़ को हाईलाइट करवाते हैं। मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें अंडरस्टूड हैं। ठीक, अंडरस्टूड मतलब अंडरस्टूड, उस चीज़ को बार बार मत रिपीट करवाया करिए। ठीक है, इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। और ये जो चीज़ चल रही है आपका प्रोसेस, वो सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही चलाया जा रहा है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, उसमें पार्टिसिपेट आपको जरूर करना है, क्योंकि प्रॉब्लम के लिए जो जिस कैंडिडेट की प्रॉब्लम है वो अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना हम लोगों की जिम्मेदारी है, पार्टिसिपेट करना उसमें आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ ओके सर। अब, हाँ हाँ, अब हम शुरू करते हैं एक नया आज का टॉपिक, जो कि आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। और हम लोग उस पर जनरली बात भी कर चुके हैं पहले। एक चीज आती है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। ठीक है, संबंधित साहित्य की समीक्षा। ठीक, समीक्षा यहाँ पे वर्ड आ जाता है, वहाँ पे हम थोड़ा सा क्रिटिकली सोचना शुरू कर देते हैं, उसके 2 पहलुओं पे बात करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम जनरली बोलते हैं निगेटिव और पॉजिटिव। इसी तरीके से जब हम कहीं पे भी एनालिसिस करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसके हमारे लिए या हमारे वर्क के लिए, हमारे काम के लिए क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। नुकसान का सेंस यहाँ पर ये है कि हमारे मतलब की चीज़ नहीं है ये। ठीक है, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में समरी तैयार की जाती है,
जो आपके टॉपिक से, आपके टाइटल से रिलेटेड अभी तक काम हो चुका है, उस फील्ड में काम हो चुका है, उस काम की एक छोटी छोटी समरी तैयार की जाती है। उस समरी में क्या होता है, उसमें उस टॉपिक का मतलब पूरा टाइटल होता है कि उसका नाम क्या था, किस पे काम हुआ, ठीक है, उस टॉपिक की क्या उन्होंने हाइपोथेसिस क्रिएट की थी या क्या ऑब्जेक्टिव लेके चले थे वो, ठीक है, उन्होंने कौन कौन से मेथड यूज करे अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अपनी रिसर्च में, और उनका रिजल्ट क्या आया, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला उससे। ये 3-4 चीजें हम लोग एक छोटी सी समरी बनाते हैं और एक एक रिसर्च को इस तरीके से मेंशन करते जाते हैं। और मेंशन करने का तरीका होता है इसमें रिव्यू वाले चैप्टर में, उसमें 2 तरीके होते हैं। एक तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं चीज़ों को, एक असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। मतलब जब आप कोई भी रिसर्च देख रहे हैं तो आपने सबसे पहले रिसर्च देखी 1996 की, 96 की, फिर उसके बाद में अगली रिसर्च आपने देखी 99 की, फिर देखी 2000 की, या बीच में आपने देख ली 86 की एक रिसर्च, और फिर आपने देख ली 2008 की, फिर आपने 2001 की देख ली। तो इसको एक क्रम देंगे। क्रम कैसे देंगे, या तो आप उल्टा चलिए कि सबसे जो लेटेस्ट रिसर्च मिली है आपको 2008 की, वो सबसे ऊपर रखिए, उसके उसके बाद में 2001 की मिली वो रखिए, फिर उसके नीचे 99 की मिली वो रखिए, फिर 96 की रखिए, फिर 86 की रखिए, इस तरीके से। या फिर ऐसे रखिए कि 86 की पहले रखिए और उसके बाद में 96 की रखिए, फिर 2001 की रखिए, फिर 2006 की रखिए, या 2008 की रखिए। ठीक है, मतलब समझ गए आप, आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में उसको रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक एकदम लेटेस्ट हो गई और फिर एक उसके बाद की हो गई, ये चीज नहीं करते उसमें। और ना ही उसमें अल्फाबेटिकल देखते हैं। ठीक, अल्फाबेटिकल कब देखते हैं, वो जब हम लोग बिब्लियोग्राफी की बात करेंगे तब वहाँ पे अल्फाबेटिकली देखते हैं। अब यहाँ पे भी अल्फाबेटिकली देखते हैं, वो कब देखते हैं, वो जब देखते हैं जब आपकी रिसर्च, मान के चलिए 2 रिसर्च मिली या 3 रिसर्च मिली और वो 2006 की ही हैं, तो आप 2006 की हैं, अब आप कहेंगे 2006 में तो मुझे 3 रिसर्च मिल गई, उसको कैसे ऑर्डर में करूं मैं, तो उसको ऑर्डर में करने के लिए अल्फाबेटिकल देखना पड़ता है। ठीक है, कायदा ये कहता है हम लोग सबसे पहली पुरानी रिसर्च को पहले लगाएं, फिर उससे लेटेस्ट, फिर उससे लेटेस्ट, ऐसे लगाते हुए लगाएं। और उसमें जो रिसर्च एक ही ईयर की है उसमें उनके अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग लगा लें, और फिर उसके आगे चीज़ों को चलते हुए लेटेस्ट जो है रिसर्च हम लोगों को अपने टॉपिक से रिलेटेड मिली, अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड मिली है, उसको लगाएंगे। उसके बाद में आता है रिसर्च गैप, कि गैप क्या रहा है इन जो हमने इतनी स्टडी का हम लोगों ने देखा है, उनको एनालिसिस करिए, उसमें गैप कहाँ पे मिल रहा है, मतलब हम लोग इस फील्ड में क्यों काम करना चाह रहे हैं। जब इतने सारे काम हो चुके हैं तो हम क्यों काम करना चाह रहे हैं, तो हम बताएंगे उसमें कि इस वेरिएबल के साथ में या यहाँ पर प्रॉब्लम के साथ में काम नहीं किया गया है और ये चीज छूट रही है, और ये हम लोग आगे अपनी प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम पे काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए बनाया जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। और लिटरेचर ये वाला जो चैप्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा मेन होता है, बहुत ही ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। क्यों, क्योंकि अगर ये चीज़ हम लोगों ने नहीं देखी तो हम लोग कहाँ फंस जाते हैं, हम लोग डुप्लीकेशन में फंस जाते हैं, हम लोगों सर के ऊपर। सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ हाँ, बताइए। सर जैसे किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, टॉपिक तय हो गया हमारा, हम्म। और हम सिनॉप्सिस लिख रहे हैं और हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है। मान लीजिए कि हमारे जो टॉपिक है उसके ऊपर 5 लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में रिसर्च करी है। हम्म। हमको उनकी थीसिस पांचों की नहीं मिल रही, हमें 3 की मिल रही है। हम्म। हम उन 3 का ही रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, लेकिन उन 2 का जिनकी थीसिस हमें नहीं मिल पा रही है या जिनकी जानकारी हमें नहीं है, उनको हम अपनी थीसिस में कैसे शामिल करेंगे, और फिर गैप कहाँ से फाइंड कर पाएंगे? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे चीज़ें एक हैं, एक मिनट रुकिए, कोई शायद कोई हम्म, यहाँ पे चीजें क्या हैं। अच्छा, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी या नहीं दिख रही? दिख रही है।
नहीं, हाँ अभी अभी आपने स्लाइड कोई शो नहीं करी है। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, अभी नहीं अभी कर, स्क्रीन दिख, अभी नहीं दिख रही। ठीक ठीक ठीक, अब स्लाइड शो करता हूँ मैं। ठीक है, अब दिख रही है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक। तो क्या होता है, जब आपने बताया एक थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि हम लोगों को पता है कि कुछ रिसर्चेज हुई हैं और वो हम लोगों को कुछ मिल गई हैं और कुछ एक दो नहीं मिल पाई हैं, उसका हम लोगों को जानकारी तो है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है कैसे। लेकिन आपको ये जानकारी कैसे लगी कि वो इस पे काम हो चुका है? मतलब आपके पास रेफरेंस है, ठीक है। जब हमारे पास रेफरेंस है, हमें पता है इस पे ये काम हो चुका है, तो हम उसको ढूंढेंगे। वो बात अलग है कि हमारी नॉलेज में ही वो काम नहीं आया, वो चीज़ें पता ही नहीं लग पाई हम लोगों को, वो चीज़ें तो अलग हैं, वो तो अलग एक इश्यूज रहे। लेकिन अगर हम लोगों को पता है कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे 5 काम हो चुके हैं, उसमें 2 हमें नहीं मिल पा रहे, तो हमें पहली बात तो ये क्वेश्चन बनता है, हमें कैसे पता कि 5 काम हो चुके हैं उसमें जो 2 नहीं मिल पा रहे हैं? जब वो हमें पता है गिनती के 5 काम हो चुके हैं, तो सीधी सी बात है, हम लोग ढूंढ भी लेंगे। क्योंकि कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं है, मैंने बताया था आप लोगों को कि रिसर्च को हम हमेशा उसको डॉक्यूमेंटेशन उसकी करते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, तभी वो फॉर्मल रिसर्च कही जाती है। अदरवाइज वो फॉर्मल रिसर्च है ही नहीं। वो रिसर्च, जब तक हम लोग रिसर्च की जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट की है वो दूसरे तक प्रोवाइड नहीं करते हैं, तब तो वो रिसर्च नहीं है, वो अपने तक सीमित कर रखी है। मैंने सबसे पहला एग्जांपल यही दिया था। बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी हो जाती हैं हम लोगों के घरों में, हम लोगों की किचन में, जो कहीं दूसरे तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए वो रिसर्च नहीं है, वो रिसर्च का पार्ट ही नहीं है। क्योंकि वो ज्ञान को, इंफॉर्मेशन को दूसरे तक प्रोवाइड करना, प्यूपिल्स तक, जो हम लोगों के आम आदमी है वहां तक पहुंचाना, वो रिसर्च है। तो इसलिए जब इस टाइप की चीज है तो सीधी सी बात है, उसकी कहीं ना कहीं रिपोर्ट बनी होगी, रिपोर्ट बनी होगी तो हम लोगों को फाइंड आउट तो करना ही है, नहीं तो हम रिसर्चर ही नहीं है। जो चीजें हम लोगों को इजीली मिल जा रही हैं और वो ही हम लोग चीजों को लगा दे रहे हैं, तो हम लोगों ने मेहनत ही क्या करी, ठीक है। तो इसलिए चीजों को ढूंढना तो हमारी खुद की जिम्मेदारी है। जब हमें पता लग जाता है कि इस टॉपिक पे और काम हो चुके हैं और वो गिनती भी हमें पता है, जैसे आपका क्वेश्चन था कि 5 हुई हैं, उसमें से 2 नहीं मिल रही हैं, तो 2 नहीं मिल रही हैं, इसका मतलब हमें पता तो है ही काम हो चुका है, तो कहाँ की हैं, हमने कैसे काउंट कर ली 5 हुई हैं? तो इसलिए वो सारी जिम्मेदारी अपनी है। और इसीलिए रिसर्च में रिसर्च में बहुत काम होता है, लेकिन आजकल जो हम लोग कर रहे हैं सारी चीज़ें रिसर्च में, वो एक्चुअल रिसर्च नहीं है, वो एक्चुअली डिग्री के लिए काम किया जाता है, और वो डिग्री मिल जाती है अल्टीमेट, और वो किसी काम की नहीं रहती, सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर लगाने के सिवाय वो कुछ नहीं मिल पाता उससे, ठीक है। क्योंकि रिसर्चर जो होता है, और एक अच्छी रिसर्च जब करी जाती है, तो हम लोगों को इतनी नॉलेज मिल जाती है अपने सब्जेक्ट में भी और उस पर्टिकुलर टॉपिक में भी, कि हम उसकी एक अच्छी खासे हम जानकारी वाले व्यक्ति बन जाते हैं, और हम लोग उस सब्जेक्ट में भी काफ़ी हद तक निपुण हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग जिस चीज़ से हमेशा घबराते हैं कि ये चीज़ें कैसे होंगी, क्यों हुई हैं, इन सब के हमें आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं एक रिसर्च पीरियड के दौरान। तो रिसर्च कोई बहुत ही वैसा प्रोसेस नहीं है जिसमें हम लोग कहीं से भी कुछ भी शुरू कर दें, ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ठीक। इसीलिए इसमें एक एक स्टेप के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो रिव्यू जो हम लोग करते हैं, तो रिव्यू में हम लोगों को 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, जो मैंने आप लोगों को बता दी, कि हमारे जो टॉपिक लिया है हम लोगों ने, ठीक, ये जो रिव्यू है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? जब आप बिल्कुल ही रिसर्च के लिए सिर्फ आपकी उत्सुकता होती है, लेकिन आपने कुछ चीज ढूंढी नहीं होती, वहां से आपका रिव्यू शुरू होता है। हाँ, आप लोग टॉपिक से लेके टॉपिक के बाद तक रिव्यू करते रहते हैं कि
इस पे क्या क्या, पहले हम ये सोचते हैं हम टॉपिक कौन सा लें, कौन से एरिया में काम करें, वहां पे हमारा एक इंटरेस्ट तो होता ही है, इंटरेस्ट होता है, लेकिन आजकल लोगों का वो भी नहीं होता है। हम लोग ये सोचते हैं कौन सा ऐसा काम मिल जाए जो आराम से कर लिया जाए और अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम लोग पीएचडी की डिग्री हासिल कर लें। लेकिन असलियत में ये चीजें हैं कि हम लोग पहले एक एरिया हमारा जो पीजी लेवल पे डिसाइड हो जाता है कि हम लोग इस एरिया के लिए इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए, तो फिर उस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग चीजों को ढूंढना शुरू करते हैं कि क्या क्या काम हो चुका है इसमें, ठीक। वहां से हम लोगों का रिव्यू शुरू हो जाता है, और फिर जब हम लोगों को पता लगने लगता है कि भाई इस फील्ड में हम लोगों को आगे बढ़ना है, ये डायरेक्शन है, तो उसमें फिर हम लोग उस पर्टिकुलर और ज्यादा वो हो जाते हैं, हम लोग डायरेक्शन में हम लोगों को चीजें पिक्चर क्लियर होती जाती है और हम डायरेक्शन में चलते जाते हैं कि सिर्फ इसी पर्टिकुलर हम लोगों को फील्ड से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों को रिसर्च देखनी है, उनको पढ़ना है। तो वहां पर हम लोग रिसर्च फाइंड आउट करते करते हम लोगों को चीजें ऐसी मालूम पड़ती हैं कि कहाँ पर चीजें रह गई हैं। इस फील्ड में काम तो बहुत हुआ है लेकिन कुछ चीजें रह गई हैं। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में एग्जांपल दिया था कि बल्ब बनाया गया, और बल्ब एक्चुअली इन्वेंशन था, एक नया आविष्कार था, लेकिन चीजें वहां पे लोगों ने ढूंढ निकाली कि इसमें भी कुछ ना कुछ कमी है, अभी बिजली ज्यादा खाता है, इसलिए ऐसी चीज बनाई जाए जिससे कि बिजली लाइट थोड़ी कम वो ले, पावर कम ले। वो उसका सॉल्यूशन मिला। फिर सोचा गया अरे भाई इसमें गर्मी ज्यादा है, हॉटनेस ज्यादा है, तो उसका सॉल्यूशन मिला। फिर और ज्यादा उसको वो किया गया, तो उसमें देखा कि एलईडी मिल गया। हाँ, इस टाइप की चीजें आगे और आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अभी अभी तो सारी चीजें चल ही रही हैं, क्योंकि रिसर्च कभी खत्म नहीं होती, किसी भी टॉपिक पे खत्म नहीं होती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप बचा रहता है। बस हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू वो रहना चाहिए कि हम लोग उस गैप को फाइंड आउट कर सकें। तो वो फाइंड आउट करने के बाद में आप लोग, हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे हमें काम किया करना है या हम उसमें करेंगे, और उससे पहले की जितनी भी चीजें आपने ढूंढी है वो एज ए प्रूफ आपको अपनी थीसिस में लिखनी होती है, और वो ईयर वाइज लिखिए। और ईयर वाइज लिखने के बाद में उसमें एक छोटी छोटी समरी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर होती है। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिख दिया जाता है या बहुत कम लिखा जाता है। मैंने बताया था कुछ पॉइंट्स होते हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट के स्पेसिफिक, कि आपने किस टॉपिक पे उसने पर्टिकुलर पर्सन ने काम किया है, उसके हाइपोथेसिस या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसने कौन सा मेथड लिया, और उसके क्या उसका कंक्लूजन या रिजल्ट निकला। ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं रिव्यू की, तो वो आप लोग अपनी बुक में भी देखेंगे, और साथ साथ में आप लोगों को नेट पे भी बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन नेट पे लेने से पहले आप लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे कि वो स्टैंडर्ड है या नहीं, क्योंकि नेट पे आजकल सारी चीजें पड़ी हुई हैं। उसकी ये चीज को जांच कर लेना कि ये चीजें कितनी सही हैं, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि हम लोग कहीं किसी के पास जाते हैं अभी, और किसी व्यक्ति के पास बैठते हैं, तो अभी वो किसी भी मुद्दे को छेड़ दीजिए आप, उसकी राय कुछ ना कुछ मिलेगी, लेकिन वो राय कितनी सही है इस बात की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। तो इसी तरीके से नेट पे भी आप लोग जब कुछ चीज सर्च करना शुरू करते हैं तो वो आप लोगों को राय मिलना शुरू हो जाती है। नेट पे गूगल राय देना शुरू कर देता है, तो वो राय जो जितनी भी आई हैं आपकी अलग अलग वेबसाइट की, उसमें से आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि वो चीजें कितनी सही हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। अच्छा, अब बात करते हैं विशेषताएं क्या हैं कि अच्छी जो हम लोग समीक्षा करते हैं, रिव्यू लिखते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मतलब व्यापक होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव कैसे होगा? जब हम कोई भी पर्टिकुलर किसी थीसिस का या किसी रिसर्च पेपर का हम लोग रिव्यू लिख रहे हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे होगा कि हम लोग उसकी सारी जानकारी उस पैरा के रूप में जो लिख रहे हैं उसमें समाहित हों। मतलब उसमें आप लोग क्लियरली लिखें कि उसका टॉपिक ये था, ठीक, उसने अपना हाइपोथेसिस या ऑब्जेक्टिव उसके ये रहे थे, उसका डिलिमिटेशन क्या था, पॉपुलेशन क्या था, सैंपल साइज क्या था, ठीक,
उसने क्या मेथड यूज किया, उसने कैसे, उसका क्या रिजल्ट रहा या कंक्लूजन रहा, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएं। अब किसी किसी जैसे हिस्ट्री के पेपर में हम लोग हाइपोथेसिस नहीं क्रिएट करते, तो वहां पे चीजें, वहां पे वो चीज छोड़ दी जाएंगी। जहाँ पे जैसे आपके कुछ साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, तो वहाँ पे साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग आप लोग सोचेंगे कि हमें क्या चीज़ इसमें शामिल करनी है। तो वहाँ पर ये होना चाहिए कि कोई नया बंदा, कोई नया पर्सन आपकी वो एक पैरा को पढ़ के समझ जाए कि ये 2008 में शर्मा एंड वर्मा ने कोई रिसर्च की थी, तो वो उसमें रिसर्च में क्या करा, उसने क्या टॉपिक था, कैसे किया, उसको पढ़ने के बाद में उसको क्लियर हो जाए। एक तरीके का, जिस तरीके से हम लोग रिसर्च पेपर में अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट की फॉर्म में होता है। ठीक है, ठीक। अब दूसरी चीज क्या आती है, इट शुड इंक्लूड अप टू डेट रेफरेंसेस। अब यहाँ पर बात समझने की है, जो कि हम लोग गलतियां करते हैं, और हम लोग किसका शिकार हो जाते हैं, या तो प्लेजियरिज्म का शिकार हो जाते हैं, या फिर हम लोग कॉपीराइट के इशू में पकड़े जाते हैं। कैसे? हम लोगों ने मान के चलिए 50 रिसर्चेस पढ़ी, 50 शोध पढ़े, उसमें चाहे वो शोध पत्र भी हो सकते हैं, थेसिस भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक, वो आपने पढ़े, लेकिन उसका लास्ट वाले पेज पे जो हम लोग बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस लिखते हैं, वहां पे आप लोगों ने उसको कोट नहीं किया, आपने वहां पे रेफरेंस नहीं दिया उसका, तो आप कॉपीराइट के इशू में पकड़े जाएंगे। ठीक, तो आप जो भी जानकारी लिख रहे हैं वो आपकी फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर की आप लिखेंगे, वो लिखेंगे ही, थर्ड की लिखेंगे, फोर्थ की लिखेंगे, फिफ्थ की लिखेंगे, वो लिखनी है, आपको पता है। लेकिन इसकी भी ए टू जेड 50 चीजों की अगर 50 रिव्यू लिए हैं, तो 50 के 50 रेफरेंस पीछे पड़े होने चाहिए। ठीक है, फिर इट शुड बी सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ईयर वाइज, या तो एक ऑर्डर बना लीजिए अपना, या डिक्रीजिंग वाला या इंक्रीजिंग वाला ऑर्डर बना लीजिए, और उसमें भी जहाँ पे एक ही ईयर में 2-3 रिसर्चेज हुई हैं, वहां पे उसको अल्फाबेटिकल कर दीजिए। ठीक है, रिप्रोड्यूस प्रोड्यूस करा जा सके, ऐसी चीजें होनी चाहिए शामिल, जहां पर हम लोग उसको, उन रिसर्चेस को दोबारा यूज, उन रिव्यू को दोबारा यूज कर सकें। कोई नया कैंडिडेट पढ़े तो उसको चीजें सीधे सीधे क्लियर हो जाएं कि जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सेकंड में, वो कहाँ कहाँ से चीजें ली गई हैं, और वो अपने में भी उस चीज का यूज कर सके। ऐसा ना हो कि वो चीजें वहां तक सीमित रह जाए कि हमने सिर्फ अपनी समझ के लिए लिख दी हैं, वो रिव्यू जो लिखा है उसकी राइटिंग ऐसी है, या उसमें जो चीजें हमने समाहित करी हैं वो सिर्फ इतनी है कि वो सिर्फ अपने तक सीमित है। ऐसा ना हो, उसको दूसरे लोग भी यूज कर सकें, उसको दोबारा दूसरी फर्दर रिसर्चेज में भी यूज किया जा सके। बायसनेस नहीं होनी चाहिए उसमें, कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए कि आपने देखा कि मैं तो पर्टिकुलर इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, और उस आपने उसका रिव्यू खूब अच्छे से कर लिया, या उसको कुछ दूसरे ढंग से आपने पेश कर दिया जिससे आपको गैप दिख जाए। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वो चीजें नहीं करनी, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो रिसर्च का पहला रूल है कि ईमानदारी, पहला रूल है रिसर्च में ईमानदारी। अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए, उसकी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, समझ में आए, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को क्लियरली सर्च कर लें, हम लोग रिसर्च को, जो रिसर्च का रिव्यू कर रहे हैं, जितनी भी रिसर्चेस का रिव्यू कर रहे हैं, उसको क्लियरली सर्च करने के बाद में ही हम लोग उसका सिलेक्शन करके उसको अपने रिव्यू में डालेंगे। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं कि हम लोग नेट से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, और हम लोगों को उसका ये आइडिया नहीं पता लग पाता। जैसे कि अभी शायद किसी ने क्वेश्चन किया था कि 2 रिसर्च नहीं मिल पा रही है, वो होता है इन्हीं कारणों से है, नेट की दुनिया की वजह से, कि हम लोग नेट पे देख रहे हैं और वो चीज़ें हमें पता नहीं लग पा रही किसने लिखी हैं, लेकिन वो रिसर्च करके डाला गया है किसी ने कि ऐसा अध्ययन पाया गया कि इतने 100 लोगों पे ये अध्ययन सर्वे मेथड द्वारा किया गया, उसका रिजल्ट ये रहा। अब वो किसने किया, कहाँ किया, कब किया, वो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।
तो वो चीज़ें ऑथेंटिक नहीं है, उन चीज़ों को सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, जहाँ पे चीज़ों को सिलेक्ट करना है उनकी फुल जो इंफॉर्मेशन है वो मिल पाए, तभी उन लोग उस चीज़ को सिलेक्ट करना है। अदरवाइज वो फेक हैं या फिर रियल हैं, ये हम लोगों को नहीं पता लग पाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे रेफरेंसेस की बात की गई है कि एक्यूरेट रेफरेंसेस देना है रिव्यू का, जो हम लोग अंदर लिख रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है, सभी लोगों ने शायद इस्तेमाल की होगी, एक शोध गंगा। जो शोध गंगा में रिसर्चेस बहुत सारी पड़ी हुई हैं, जितनी भी अभी तक हुई हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ उनको प्रोवाइड करती हैं कि हमारे यहाँ ये थीसिस जमा हो चुकी है, इसको उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन देती है वो, और वो यूजीसी की वेबसाइट है जिसको हम शोध गंगा इनफ्लिबनेट बोलते हैं, वहाँ पे अपलोड की जाती है। और वो अपलोडिंग करने के बाद में सभी लोगों का उसका फ़ायदा रहता है कि उससे हम लोग पीडीएफ फॉर्मेट में उस पूरी की पूरी थीसिस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वहाँ से भी चीज़ें हम लोगों को रिव्यू मिल जाएगा बहुत सारा, क्योंकि वहाँ पे पूरी की पूरी थीसिस मिल जाती है हम लोगों को। हालांकि अभी सारी थीसिस शोध गंगा पे नहीं है, धीरे धीरे अपलोड हो रही हैं और डेली अपलोड हो रही हैं उस पर। तो वहाँ पे आपको बहुत मदद मिलेगी अपने अपने प्रॉब्लम ढूंढने की, अपना रिसर्च गैप ढूंढने की, अपना रिव्यू कलेक्ट करने की। वहाँ पे एक अच्छा खासा आपके पास डेटा है। ठीक है, अब क्या ये है कि हम लोगों को अफेक्ट क्या करती है, कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं इस पूरे प्रोसेस में, रिव्यू के लिखने में या रिव्यू को ढूंढने में। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हम लोगों का बैकग्राउंड, हम किस बैकग्राउंड के हैं। इसमें मैंने शुरू में बात करी थी आप लोगों को कि पीजी लेवल पर हम लोगों को पता लग जाता है हम लोगों का एरिया क्या है। ठीक है, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे आते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि मुझे किस एरिया में काम करना है, और वो ये पूछते हैं मैं किस एरिया में काम करूं। वो टीचर से पूछते हैं मुझे मैं किस एरिया में काम करूं, मतलब रिसर्च आपकी, डिग्री आपकी, डॉक्टर लगेगा आपके नाम के आगे, तो आप दूसरे से एरिया कैसे पूछ रहे हैं। आंसर, क्वेश्चन आंसर करेंगे जीवन भर आप, थीसिस लेके घूमेंगे आप, तो आप दूसरे से एरिया को पूछ रहे हैं। वो बात अलग है, आपने एक एरिया डिसाइड कर लिया, फिर आप टीचर से पूछिए कि आपका एरिया क्या है, क्योंकि आपको काम करना है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो उसी एरिया का या उसी का स्पेशलाइजेशन वाला टीचर आपको मिलना चाहिए रिसर्च के लिए। तो यहाँ पे भी चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे थोड़ा सा बायस हो जाता है, और उसकी कम नॉलेज की वजह से या कम इंफॉर्मेशन की वजह से वो चीज़ों को सही से ढूंढ नहीं पाता, और वो मिसगाइड हो जाता है, और वो क्या करता है, जो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो उसे पता नहीं लग पाता, या वो खुद नहीं सर्च कर पाता कंफ्यूजन की वजह से, और वो दूसरे की गाइडलाइन की वजह से वहाँ पे लग जाता है, और उसको पर्टिकुलर जो मिलना चाहिए उसको रिव्यू, वो भी नहीं प्राप्त हो पाता। ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों को यही नहीं पता लग पाता, वहाँ पे भी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है कि हम लोगों को यही नहीं पता लग पाता ये हमारे पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है या नहीं है, और हम लोग उसको ढूंढने लगते हैं फिर, या कोई कोई ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसी रिसर्चेज होती हैं जिनको हम छोड़ देते हैं कि ये हमारे एरिया से हैं या नहीं है, ये हम लोग नहीं फाइंड आउट कर पाते। क्यों? इसका एक कारण रहता है, कारण ये कि हम लोग ऊपर से आभासी तौर पे हम लोग चीज़ों को देखते हैं कि ये ऊपर से हमने टॉपिक पढ़ लिया, हमने सोचा ये तो हमारी एरिया से रिलेटेड नहीं है, इसको हटाओ। हम लोगों ने अंदर थोड़ा सा कोशिश ही नहीं की, जहाँ पे कंफ्यूजन हो वहाँ पे चीज़ों को थोड़ा उसको खोल के, उसको ओपन करके, उस फाइल को या उस फोल्डर को ओपन करके देखिए, आप लोग अंदर पढ़िए चीज़ों को, हो सकता है कहीं आपके एरिया से रिलेटेड हो, जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, बाकी तो चीज़ें पता ही लग जाती हैं एक बार में। दूसरी चीज़ क्या आती है कि हमें रिसोर्सेज नहीं है अवेलेबल हो पाते, जो कि पहले बहुत होता था, जब नेट की इतनी दुनिया इतनी ब्रॉड नहीं थी, तब हम लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम रहती थी कि हम कहाँ कहाँ से चीज़ों को कलेक्ट करें। तो वहाँ पे उस समय क्या होता था, क्योंकि चीज़ें ऐसी कॉम्प्लेक्स थी, वहाँ पे थीसिस की थीसिस कॉपी हो जाती थी और पता भी नहीं चलता था, क्योंकि नेट पर अपलोड होती नहीं थी। तो चीज़ें कैसी होती थी
कि मान के चलिए वही थीसिस CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में हो चुकी है 2 साल पहले, वही यूनिवर्सिटी कानपुर यूनिवर्सिटी में जमा कर दी कैंडिडेट ने। तो ऐसी चीजें भी होने लगी थी इसकी वजह से कि रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे। तो रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे मतलब कि मिलान नहीं हो पा रहा कि थीसिस में कितना कॉपीराइट है, क्या है, हाँ कितनी कॉपी की गई है, वो चीजें पता नहीं लग पाती थी। आज क्या है, आज सारी चीजें आपकी पता लग जाती हैं। यहाँ तक कि आप एक रिसर्च पेपर भी लिखते हैं तो उसकी भी रिपोर्ट मांगता है वो जर्नल, अगर वो स्टैंडर्ड है। ठीक है। दूसरी चीज, हम लोगों के पास में एक टाइम की बहुत बाउंडेशन रहती है जो हम लोगों को हमारे रिव्यू राइटिंग में हम लोगों को परेशान करती है कि हम लोगों के पास में कई बार ऐसा होता है कि कम टाइम ड्यूरेशन की वजह से या हम लोगों के सुपरवाइजर या गाइड की एक लिमिटेशन लगाने की वजह से हम लोगों के पास में कम टाइम ड्यूरेशन बचती है, या हमारी खुद की गलती की वजह से हम शुरू में काम करना शुरू नहीं करते हैं और बाद में हम लोग शुरू करते हैं कि अब रिव्यू ढूंढना शुरू करो, क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेट लेना तो PhD डिग्री ही है, हमें नॉलेज नहीं प्रोवाइड करना, हम लोगों को रिसर्च नहीं करना, PhD डिग्री करनी। तो वो PhD डिग्री के लिए हम लोग बाद में ढूंढना शुरू करते हैं और वहाँ पे हमारा रिसर्च जो रिव्यू है वो अफेक्ट हो जाता है। वो क्या होता है, या तो वो गलत तरीके से हम लोग लिख लेते हैं, या फिर ऐसी चीजें होती हैं हम लोगों के बहुत सारे रिव्यू छूट जाते हैं जिसको हम गैप मान रहे हो सकता है उसी पे काम हो चुका होता है और हम उसको गैप मान के अपनी रिसर्च कर देते हैं और फिर बाद में जब हम चेक करने बैठते हैं तो देखते हैं कि पूरा का पूरा कॉपी किया गया है, भाई ये सारी काम हो चुका है। तो ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे ईमानदारी नहीं दिखाते और जहाँ पे ईमानदारी नहीं दिखाते रिसर्च में, वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। ठीक, तो आप सारी चीजें अवेलेबल है नेट पर, तो नेट पर अवेलेबल है तो हम लोगों को थोड़ा सा डरने की भी जरूरत है। डरने की इसलिए क्योंकि चीजें एकदम से पकड़ी जाएंगी, कहाँ से कॉपी किया गया है, कहाँ से चीजें आपने ली हैं, सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। आपको पता ही है अर्कुंड और टर्निटिन वगैरह सॉफ्टवेयर जो कि इस चीज को चेक करते हैं वो हर यूनिवर्सिटी में डेवलप किए गए हैं। तो वहां से आप लोग थीसिस का पहले एक चेक करवाते हैं, जब तक आपका बहुत सारा काम हो चुका होता है, आपका टाइम भी लगभग एंड पोजीशन पे आ जाता है, तो उस समय चीजें ऐसी मालूम होना एक बहुत बड़ी परेशानी वाली बात बन जाती है और कैंडिडेट भी परेशान होता है क्योंकि उसने इतना काम किया, उसमें मान के चलिए आपने 30% भी मेहनत की तो वो मेहनत भी खराब जाती है। ठीक है, यहाँ पे बात आती है पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो कि आप सभी को पता है कि सबसे पहला पर्पस होता है हम लोगों का कि अपनी प्रॉब्लम पता करने का, कि प्रॉब्लम हम लोग किस समस्या पे काम करेंगे। हम लोग एरिया डिसाइड कर लेते हैं लेकिन समस्या नहीं पता लग पाती कि उस एरिया में पर्टिकुलर किस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम लोग काम करें। तो वो चीजें भी पता लगती हैं जब हम लोग एक तरफ से रिव्यू करना शुरू करते हैं। दूसरी चीज, हमारी नॉलेज बिल्ड होती है। जब सीधी सी बात है, हम लोग जब 50 थीसिस पढ़ेंगे, थीसिस उसमें पेपर्स भी हो सकते हैं, रिसर्च पेपर आर्टिकल भी हो सकते हैं, तो जब हम 50 चीजें ऐसी पढ़ेंगे तो हम लोगों की इंफॉर्मेशन या नॉलेज तो बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी एक पर्पस होता है हम लोगों का रिव्यू करने का। नए आइडियाज मिलते हैं, नया गैप मिलता है, ये पता चल पाता है कि कैसे कैसे काम किया जा सकता है, हाँ क्या काम नहीं हुआ है वो पता लग जाता है। ठीक है, डुप्लीकेशन से हमें बताता है, नहीं तो हम लोग ईमानदारी से भी काम कर रहे हैं मान के चलिए, लेकिन हम लोगों को पता नहीं ये काम हो चुका है नहीं हो चुका। हम लोगों के दिमाग में तो कई बार एक ही तरह की चीजें क्विक करती हैं। मान के चलिए मेरे भी दिमाग में आ रहा है यही वाला आइडिया कि इस पे काम किया जाए, दूसरा व्यक्ति भी यही सोच रहा है कि इस पे काम किया जाए, लेकिन जब हम बाद में करने बैठते हैं तो पता चलता है उसका काम मेरा काम मैच हो गया। इस चीज से कैसे बचा जाए? इस चीज से भी बचने के लिए हम लोगों को रिव्यू करना पड़ता है। ठीक है, हाँ, हम लोगों को पर्टिकुलर किस प्रॉब्लम में जाना है उसका जो हम लोग एक नई डायरेक्शन मिलती है हम लोगों को, जिसको हम लोग गैप बोलते हैं, वो हम लोग बात कर ही चुके हैं बहुत लंबी चौड़ी। तो वो हम लोगों को डिसाइड हो जाता है कि रिव्यू करने से। और अगर
आप खुद सोचिए, रिव्यू वाले पार्ट को हटा दीजिए रिसर्च से, तो शायद कुछ बचेगा ही नहीं। सीधे आप टॉपिक लाएंगे और टॉपिक को आप मेथड यूज करते हुए उसको एनालिसिस करते हुए उसका रिजल्ट निकाल देंगे, लेकिन यही नहीं पता लग पाएगा किस पे कितने काम हो चुके हैं, या हमारा काम किसी से मैच तो नहीं कर रहा है, हाँ, या जो हमारा काम है ये फ्रूटफुल है या नहीं है। फ्रूटफुल का मतलब क्या है, जब नया काम होगा तभी फ्रूटफुल है। जो चीजें फाइंड आउट कर चुके हैं उसी चीज को फिर से रिपीट करना, उसी चीज को फिर से ढूंढ निकालना और हम कहें ये रिसर्च हो गई, तो वो रिसर्च नहीं है, वो किसी के फायदेमंद भी नहीं है। तो इसलिए वो भी एक हम लोगों को जानकारी मिलती है इस चीज से। ठीक है, तो इसमें कई चीजें जो आप लोग सामने देख ही रहे हैं, जनरल चीजें जो हम लोगों ने बोलते बोलते बोल गए कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है हम लोगों का रिव्यू। ठीक है, हम लोगों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से टूल यूज कर सकते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट, साइंस की बात करें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं एक पूरी रिसर्च को कंडक्ट करने में, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल जाती है रिव्यू के दौरान। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे यहाँ से शुरू करते हैं फिर पीछे चलेंगे। सोर्सेज ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, दो ही सोर्सेज जो कि हम लोग शुरू में बात कर चुके थे, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज में अधिकतर हम लोगों के हिस्ट्री के स्टूडेंट जाते हैं, जो हिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट है वो अल्टीमेट उन लोगों के पास में सोर्सेज वही बचते हैं जो पहले यूज कर चुके हैं या पहले कोई किसी दूसरे ने उसको फाइंड आउट किया था और वो वहाँ से हम लोग लाते हैं। तो वहाँ से हम लोग रिव्यू कलेक्ट करना शुरू करते हैं, हम लोगों को एकदम से प्राइमरी सोर्स नहीं मिल पाता। दूसरी चीज, अगर हम सोशल साइंसेज की बात करें तो वहाँ पे भी हम लोगों को सेकेंडरी सोर्सेज ही ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता, वो रिसर्च हम लोगों ने नहीं करी होती है या उस पर्सन को हम लोग नहीं जानते हैं जिसने वो रिसर्च करी है। हम लोगों को पता लग गया ये शोध गंगा पे ये इसकी थीसिस पड़ी हुई है और ये कोई ABCD कोई भी व्यक्ति है और उसने ये लिखी है, वो इस पर्टिकुलर XYZ यूनिवर्सिटी का स्कॉलर रह चुका है, उसने ये काम किया इस ईयर में किया और उसका हम लोग रिव्यू तैयार कर लेते हैं। वो भी एक तरीके का सेकेंडरी सोर्स ही हम लोगों के लिए रहता है, क्योंकि हम लोग उस पर्सन को भी नहीं जानते, ना ही उसके काम को जानते हैं, कहाँ पे कैसे कब किया उसने। बस जो उसने रिपोर्ट तैयार करी है थीसिस के फॉर्म में, उस चीज को पढ़कर हम लोग अपना रिव्यू देते हैं। तो इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी हम लोगों को सोर्सेज मिलते हैं। और प्राइमरी सोर्सेज के बारे में काफ़ी लंबी चर्चा पिछले हम लोग उसमें प्रेजेंटेशन में कर चुके थे पिछली क्लास में, और सेकेंडरी सोर्सेज पे भी कर चुके थे। आप लोगों से ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिसको हम लोग पढ़ते नहीं हैं अधिकतर, क्योंकि हम लोगों के लिए इतनी जानकारी सफिशिएंट होती है रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता क्या है और कैसे करते हैं, फिर हम लोग जनरली इसके लिए हम ऐसे सोचते हैं हम लोग स्पेशलिस्ट हो गए अब रिव्यू ऑफ राइटिंग के लिए, हम इसको रिव्यू राइटिंग बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है, हम लोगों को बुक जरूर पढ़नी है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के हों, साइंस के हों, आप हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, किसी भी एरिया के हों, तो आप लोगों को ये वाला चैप्टर हर बुक में दिया हुआ है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों, आपका इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, आप लोग अपने सब्जेक्ट की रिसर्च की बुक जरूर पढ़िए, उसमें ये चैप्टर जरूर पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात आती है रिसोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू। कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं वो सिर्फ आप सभी लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन पे जो दिख रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बहुत सिंपल सा हम लोगों के एग्जाम में कि रिसोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू, तो हम लोग सोचने लगते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं और हम लोगों को दो रिसोर्सेज याद नहीं आते। ऐसे भी कैंडिडेट देखे हैं तो वो दो चीजें नहीं लिख पाते। तो यहाँ पे आप लोग एक तरफ से देखते जाइए, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में जो चीजें हम लोगों की नेट पे पड़ी हुई हैं, जैसे शोध गंगा हो गया या कोई भी रिसर्च पेपर, इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च पेपर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस हो गई, जो हम लोगों की डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे हम लोगों को पढ़ने के लिए अवेलेबल है, वहाँ से हम चीज़ें देख लेते हैं और उनका रिव्यू तैयार करके अपनी थीसिस में इस्तेमाल करते हैं। वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस हो गई। अगली चीज़ आती है बुक्स।
बुक्स हम लोग पढ़ते ही हैं, वहाँ से हम लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जहाँ पे हम लोग रिव्यू वहाँ पे दे सकते हैं अपनी पर्टिकुलर थीसिस में। अब बुक्स कुछ ऐसी भी होती हैं जो थीसिस बेस्ड होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग थीसिस लिखते हैं उसके बाद में कुछ लोग अपनी थीसिस की पूरी उसको बाइंड अप करवा के उसको बुक के फॉर्म में पब्लिश करा देते हैं। तो वो वाली बुक भी आपके काम में आ जाएंगी, बहुत सारी इंसाइक्लोपीडिया वगैरह भी आप लोगों के काम में आ जाएंगे। जर्नल्स काम में आ जाएंगे, वो चाहे ई फॉर्म में हो चाहे पी फॉर्म में हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जो नेट पे अवेलेबल हो, वो भी आप लोगों के काम आएंगे रिव्यू लिखने में। और जो आपके प्रिंटेड फॉर्म में है वो भी आप लोगों के काम में आ जाएंगे, वो भी आप लोगों को बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे आपकी लाइब्रेरी वगैरह में। और आजकल ई फॉर्म में तो बहुत जर्नल हैं, आप लोगों को आधे से ज़्यादा रिव्यू तो आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस से ही मिल जाएगा, आप लोग सर्च करना शुरू करेंगे। लेकिन वही वाली बात कि आप लोगों को जब तक उसकी कोई पर्टिकुलर किसी भी वेबसाइट पे A to Z कोई भी वेबसाइट पे आपका कोई रिसर्च पड़ी है कि पर्टिकुलर कैंडिडेट ने या ये इस टाइप की बहुत रिसर्च आती हैं कि इन्होंने एक 100 लोगों पे एक शोध किया और उसका रिजल्ट ये निकला, लेकिन ये जानकारी नहीं कहाँ पे शोध किया, हाँ क्या टॉपिक था, क्या चीज़ थी, पर्टिकुलर किस ईयर में किया, ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोगों का लास्ट में हम लोगों को रेफरेंस भी उसका देना है और अपने रिव्यू में भी ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस का यूज़ करिए। कॉन्फ्रेंसिस पेपर्स जो होते हैं हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी वही चीज़ ज़रूरत है कि आपके ऑथर पता होने चाहिए, आप कब कॉन्फ्रेंस हुई, कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, किस यूनिवर्सिटी ने कराई, ये सारी जानकारी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हमें किसी दोस्त ने बता दी कि उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में तो इस प्रॉब्लम के बारे में ऐसा ऐसा बोला गया, हमने उसको रिव्यू करके हमने अपने रिव्यू में चढ़ा दिया। लेकिन भैया वो रिव्यू अधूरा है जब तक उसका ऑथर नहीं पता होगा, उसकी ईयर नहीं पता होगी, उसका कॉन्फ्रेंस का टाइटल नहीं पता होगा, उसका खुद का टाइटल नहीं पता होगा जिस पेपर को उसने वहाँ पे प्रेजेंट किया है। ये सारी चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है, तब हम उस चीज़ को अपनी थीसिस में शामिल कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है थीसिस। थीसिस तो आप जानते ही हैं, वो तो हम लोगों का सबसे बड़ा सोर्स है हम लोगों के रिव्यू लिखने का, और आज तक का सबसे बड़ा सोर्स वही रहता था। इंसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरी के माध्यम से हम लोग बहुत हेल्प मिलती है हम लोगों को रिव्यू लिखने में। रिसर्च रिपोर्ट जो भी रिसर्च हुई है, चाहे वो गवर्नमेंट की हों, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड हों, और अगर हमारा काम उस तरफ जा रहा है और पॉलिसी से कुछ टच हो रहा है तो वहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें ले सकते हैं, उनकी रिपोर्ट ले सकते हैं। गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट ऐसी हो तो उसको ले सकते हैं, उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो या किसी का प्रोजेक्ट की रिपोर्ट हो जिसमें उसने शोध काम किया और उसको हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। किसी भी मैगजीन या न्यूज़पेपर की कोई रिपोर्ट हो उसको भी हम लोग पब्लिक अपने रिव्यू में शामिल कर सकते हैं। मैगजीन और न्यूज़पेपर वो आप लोग जान ही रहे हैं उसमें, लेकिन प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी हो तब हम उसको शामिल करेंगे। ऐसा ना हो कि अधिकतर न्यूज़पेपर में ऐसी ऐसी न्यूज़ छाप दी जाती है कि इस टाइप का सर्वे या इस टाइप की रिसर्च की गई, इस प्रकार का शोध किया गया और उसकी रिजल्ट ये आए, तो हम उसको शामिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं दी गई है। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे और इन रिसोर्सेज को हम लोग जब अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो एक एक रिसोर्सेज को हम लोग हेडिंग बनाकर उसके बारे में लिखेंगे प्रॉपर। ठीक है, ये आपका काम है, आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा आसान मैं कहूँगा चैप्टर है, और इस चैप्टर के लिए आप लोगों को थ्योरी भी अवेलेबल है आप लोगों की बुक्स में। आप लोगों को बस पढ़ने की ज़रूरत है और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अपने काम, अपने रिसर्च के या शोध के काम से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। और जिस तरीके से देखिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है, नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज, इससे रिलेटेड लिखा गया है, इसी तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, और ऐसे एग्जाम्पल भी देंगे, देखिए इन्होंने वेबसाइट दी गई हैं, कुछ वेबसाइट दी गई हैं, हाँ इस टाइप से आप वेबसाइट देंगे, इस टाइप से MSN सर्च, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं उसमें।
आप शोध गंगा को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से सिर्फ आपको एक वो दिखा रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। प्रिंटेड सोर्सेज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो आप दिखा सकते हैं। इसमें थीसिस आ सकती हैं आपकी, प्रिंटेड जर्नल आ सकते हैं आप लोगों के। तो ये सारी चीज़ें आप लोग शामिल करेंगे और लिखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब आती है लास्ट बात कि स्टेप्स क्या होने चाहिए एक रिव्यू के लिखने में। तो सबसे पहले बात आती है आप चूज योर टॉपिक। टॉपिक कैसे आप चूज करेंगे? टॉपिक चूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुरू से अपना रिव्यू तैयार करना शुरू कर देते हैं, थीसिस को देखना शुरू कर देते हैं, रिसर्च पेपर को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिससे हम लोगों को पता लग जाता है। लेकिन पढ़ते हैं अपनी एरिया से रिलेटेड। एरिया का मतलब ये नहीं होता है कि मेरा एरिया ज्योग्राफी है, मेरा एरिया हिस्ट्री है। हिस्ट्री में भी आप लोगों को किस एरिया में काम करना है वो स्पेसिफिक एरिया आपको पता होना चाहिए, तब आप काम कर पाएंगे। सिर्फ सब्जेक्ट से नहीं मतलब है यहाँ पे। तो उस एरिया से रिलेटेड आप लोग रिव्यू करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे आप एक टेंटेटिव टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टेंटेटिव इसलिए इस्तेमाल किया है जो आगे जाके बदल सकता है आप लोगों का। हो सकता है आप रिव्यू करते करते ऐसी चीज़ पे पहुंचे, आपको पता लगे जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है इस पे तो काम हो चुका है, तो वो टेंटेटिव होता है। और फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं डेटाबेस या रिसोर्सेज के माध्यम से कि मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड कितनी कितनी सर्चेज हुई हैं, रिसर्चेज हुई हैं, वो हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं अलग अलग रिसोर्सेज से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हो चाहे वो प्रिंटेड बेस्ड हो, दोनों तरीके से हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट है सर्च एंड रिफाइन। उसको और ज़्यादा रिफाइन करते हैं। रिफाइन का मतलब यहाँ पे है कि हम लोग उसको और डीपली स्टडी करें और उसको और स्पेसिफिक फील्ड में ले जाएं। कि बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसे कलेक्ट कर रखी होती हैं कि हम लोग 50 का रिव्यू दे रहे हैं तो हम लोग 150 थीसिस पढ़े हुए हैं। इसका मतलब क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बाकी चीज़ों को हटाया होगा वहाँ से, बाकी थीसिस को, अरे ये तो मेरे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन मैंने पढ़ी इसको, मैंने सोचा कि भाई इसमें कोई हमारी टॉपिक से रिलेटेड कोई गैप ना मिल जाए, तो इसलिए मैंने इसको पढ़ डाला। तो इस टाइप की बहुत सारे थीसिस, बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे हम लोगों को जिसको हमें हटाना पड़ेगा बाद में। तो हमें यहाँ पे रिफाइन करना है, फिर रीड एंड एनालिसिस करनी है। एनालिसिस में आप लोगों की वही सारी चीज़ें आ जाएंगी कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या अपना टॉपिक रखा, क्या अपना हाइपोथेसिस या ऑब्जेक्टिव था उसका, क्या उसकी मेथड था, हाँ क्या उसने रिजल्ट निकाला, और सोशल साइंसेज में उसकी पॉपुलेशन, उसका सैंपल साइज, ये वगैरह वगैरह चीज़ें क्या रही। ये सारी चीज़ें हम लोग एनालिसिस के थ्रू देखेंगे। और वहीं पर हम लोग ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि जो हम लोगों ने नंबर 1 में चूज किया था अपना टॉपिक, वो संभव है या नहीं है। मतलब कि उस पे काम तो नहीं हो रखा है ये। तो हमें वो गैप जो हम लोगों ने पहले मान के रखा था वो गैप ढूंढते हुए चलेंगे। और हो सकता है हम लोगों का कुछ जो टेंटेटिव हम लोगों ने बनाया था टॉपिक वो चेंज भी हो जाए। तो इसलिए रीड और एनालिसिस करते हुए हम लोग रिव्यू को एक शेप देंगे और उसको अपनी थीसिस में या अपने रिसर्च पेपर में लिखना शुरू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक अपने रिसर्च में लिखनी पड़ती हैं और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है आप लोगों की पूरी रिसर्च के प्रोसेस का, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। और ये सभी लोगों को करना होता है, चाहे वो साइंस के हों, आर्ट्स के हों, या ह्यूमैनिटीज़ के हों, सोशल साइंसेस के हों, एजुकेशन के हों, सभी लोगों को करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसी रही कि आप लोग इसको पढ़ेंगे डीपली तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा चीज़ें आती हैं इसी से रिलेटेड कि आप लोग लास्ट में जो बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, बिब्लियोग्राफी के कई फॉर्मेट होते हैं और जो समय समय पे अपडेट होते जाते हैं। जैसे कि हम लोग अगर एपी स्टाइल की बात करें तो एपी स्टाइल का पहले 6th एडिशन चल रहा था, अब फिर 2020 में हम लोगों का 7th एडिशन आ गया। इसी टाइप का एमएलए होता है, शिकागो होता है। तो अपने अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग कि आपका स्ट्रीम किस
फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, उस फॉर्मेट के बारे में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, वो भी लेटेस्ट एडिशन के बारे में। ऐसा नहीं है कि हम लोग 7 चल रहा है, हम लोग 5th पे ही अटके हुए हैं, 6th पे अटके हुए हैं, वो चीज़ें नहीं। आप जब से काम शुरू कर रहे हैं उसमें देख लीजिए कि अभी उसका लेटेस्ट फॉर्मेट कौन सा आ गया है, कौन सा वर्जन आ गया है, उसकी जानकारी लीजिए। और उसके बहुत सारे स्टैंडर्ड मैनुअल आपके अवेलेबल है नेट पर, तो उनको ढूंढने की कोशिश करिए, ठीक है। नहीं तो इन लोग ये ओरिजिनल इसका मैनुअल मिल जाता है, वो करीब 600-700 का मिलता है, अगर किसी को इंटरेस्ट है। वैसे मुझे लगता है सभी लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग पीएचडी कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अहम बिंदु होता है, जहाँ पे हम लोगों का जब वाइवा होता है तो हम लोगों का सबसे पहले वो पिछली उससे शुरू कर देते हैं, सबसे पीछे अब थीसिस के लिए जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं बिब्लियोग्राफी इसने ठीक लिखी है नहीं लिखी है, या फिर ये देख लेते हैं कि सेकंड चैप्टर में देखें इसने रिव्यू कौन से दिए हैं, अच्छा 5th वाला रिव्यू देखते हैं इसकी इसने रेफरेंस लिखा है या नहीं लिखा है। तो यहाँ पे कैंडिडेट फंस जाता है और कहता है अरे आप तो कॉपीराइट के इशू में फंस गए। कैसे? वो आपने अब 5th पॉइंट जो आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाले चैप्टर में लिखा है वो रेफरेंस तो उसका दिया ही नहीं पीछे बिब्लियोग्राफी में। तो ये चीजें, ये गलती आप नहीं करना है, ये चीजों को ध्यान रखना है कि जब जब आप कोई थीसिस पढ़ते जा रहे हैं तो हाथ के हाथ ऐसी डायरी बनाइए जिसमें हाथ के हाथ उसका ये सारी चीजें नोट डाउन करते रहिए कि वो किस ईयर में उसका टॉपिक का नाम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये सारी चीजें एक समरी बनाते हुए जरूर लिखिए, क्योंकि वो चीज़ आपको मेंशन करनी होती है लास्ट में। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक उससे डेटाबेस से ले रहे हैं तो आप लोगों को पूरा का पूरा लिंक भी कॉपी करके रखना होता है। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल फोन पे उसका पूरा लिंक भी कॉपी करते हुए उसकी सारी जानकारी नोट डाउन करते हुए लिखिए, जिससे कि आपको मान के चलिए कभी ऐसा लगे कि रिव्यू में लिखने जा रहा हूँ इसमें कुछ चीज़ तो मुझे गलत लग रही है या कुछ चीज़ छूट गई है, तो आप उस लिंक पे प्रॉपर जाकर फिर से उस चीज़ की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप लोग और इसको बुक में फिर से पढ़ेंगे जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब बात आती है अटेंडेंस की। सर एक बात पूछ रहे थे सर, स्टैंडर्ड जर्नल सर कहाँ से देखें हम लोग? हाँ, स्टैंडर्ड जर्नल आप लोग ऐसे देख सकते हैं जैसे आपका सब्जेक्ट हो कोई सा भी। आप पहले अपने आप को म्यूट करिए, ठीक है। आप लोग यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए, यूजीसी की वेबसाइट पे जर्नल वाले सेक्शन में जाइए, और जर्नल वाले सेक्शन में जाने के बाद में आप लोगों को केयर लिस्टेड जर्नल मिलेंगे। वो केयर लिस्टेड जर्नल कैसे मिलेंगे, ऐसे आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकते, उसमें आपको एक अपना प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। और वो प्रोफाइल के लिए कुछ नहीं, आप लोगों को अपनी एक आईडी चाहिए जीमेल की और अपना पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड डालकर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, जैसे कि आप लोग फेसबुक वगैरह यूज करते हैं वैसे ही आप लोगों का एक अकाउंट बन जाएगा। फिर जब भी आप उसको लॉगिन करेंगे यूजीसी की वेबसाइट खोल के उस रिसर्च वाले सेक्शन को लॉगिन करेंगे, तो आपको जो जो अपडेट होते जा रहे हैं वहाँ पे केयर लिस्टेड जर्नल, वो उसकी लिस्ट आपको अपने सब्जेक्ट वाइज मिलती जाएगी। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पे हजारों जर्नल के नाम पड़े हुए हैं, ठीक है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। हाँ जी, अटेंडेंस देखते हैं। प्रदीप कुमार केमिस्ट्री, प्रदीप कुमार केमिस्ट्री नहीं है। शुभम चौधरी मैथमेटिक्स, प्रेजेंट सर। ओके। आलोक कुमार सिंह इकोनॉमिक्स, प्रेजेंट सर। अजकर अहमद अब्बासी इकोनॉमिक्स, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। मुरली कुमार ज्योग्राफी, यस सर। यस सर। ज्ञान लोक यस ज्योग्राफी, सर। ठीक है। भानु प्रताप हिस्ट्री, भानु प्रताप हिस्ट्री, हाँ भानु प्रताप हिस्ट्री नहीं है, अभी तो उन्होंने कुछ पूछा भी था शायद। चलिए, इमाम हुसैन हिस्ट्री, यस सर। अंकित श्रीवास्तव म्यूजिक,
अंकित, सर अंकित अच्छा ठीक। अपर्णा पांडे सोशियोलॉजी, यस सर। ठीक। संगीता सिंह सोशियोलॉजी, प्रेजेंट सर। ओके। नेहा सिंह सोशियोलॉजी, प्रेजेंट सर। ठीक है। स्नेहा सिंह सोशियोलॉजी, प्रेजेंट सर। प्रतिभा सोशियोलॉजी, यस यस सर। बात है होता है तब सवा दूसरे उठा ले जाता है। प्रेम प्रकाश सिंह हिंदी, प्रेजेंट प्रेजेंट सर। ठीक। राजीव कुमार हिंदी, यस सर। ठीक। विवेक कुमार हिंदी, ठीक। इसमें दो लोग अब्सेंट हैं, मतलब जिन्होंने अटेंडेंस नहीं बोली है। एक प्रदीप कुमार केमिस्ट्री और विवेक कुमार हिंदी। सर प्रेम प्रकाश सिंह लग गई। हाँ हाँ, मैंने जिनका नाम दो लोगों का बोला है, बस उन लोगों को छोड़ के बाकी लग गई। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। फिर हम लोग कल मिलते हैं। हाँ, कल का मतलब आने वाले परसों को, जब हमारी क्लास होगी। ठीक है, और इसके आगे बात करेंगे। आप लोग अपना असाइनमेंट बना के सबमिट करिए और साथ साथ में करते रहिए, जिससे कि आप लोगों का लास्ट वीक में टेस्ट किया जाएगा, लिया जाएगा, जो कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ही है और इंटरनल असेसमेंट में काउंट होगा। ठीक है, थैंक्स सर। ठीक है, थैंक ओके यू सर। ओके, वेलकम थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।